नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा हमारा 10 नंबर का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रंग साहित्याचे। चलो फिर, अब रंग साहित्याचे मतलब क्या, यह हमें यहाँ पे देखना है। चलो फिर देखो बच्चों, क्या बताया गया है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। आपले विचार, भावभावना योग्य प्रकारे आणि प्रभावीपणे मांडायचे असतील तर भाषेवर प्रभुत्व हवे। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपको खुद को किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है और इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, तो उस प्रेजेंटेशन के लिए आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है ना। आगे देखते हैं। मराठी भाषा विविध साहित्य प्रकारांनी समृद्ध आहे। ये जो मराठी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे लिटरेचर के टाइप्स है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब विविध साहित्य प्रकार यानी क्या? स्टोरीज, ड्रामा, पोएम्स, है ना, इसको कहते हैं साहित्य प्रकार। तो ये मराठी लैंग्वेज में विपुल प्रमाण में है या बहुत सारे प्रमाण में हमें देखने को मिलते हैं। चलो थोड़ा समझा करो, क्योंकि हर वक्त मराठी और हिंदी का कॉम्बिनेशन 100% सही हो पाएगा ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा मराठी में हिंदी और हिंदी में मराठी हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग वो समझ कर लेंगे। चलो फिर आगे देखते हैं। या साहित्याच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते आणि जीवन अनुभव देखील समृद्ध होतो। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ते हो, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, आप कोई ड्रामा पढ़ते हो, आप कोई पोयम सुनते हो, तो ये जो लिटरेचर के टाइप्स है, इसको अगर आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, तो इससे क्या होता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है ना। अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन इंसान बनो, तो फिर बेहतरीन इंसान बनने के लिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे डेवलप होता है कि आपको स्टोरी बुक, नॉवेल्स, ड्रामा, पोएम्स पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर आप वो पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है ना। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठातून विविध साहित्य प्रकारांचा परिचय करून देण्यात आलेला आहे। देखो, मतलब इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। मानो ये जो चैप्टर है, ये गागर में सागर है। मतलब आपको पोएम्स कैसी होती है, ड्रामे कैसे होते हैं, नॉवेल्स कैसी होती है, उस हर एक लिटरेचर के टाइप्स की खासियत आपको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। ये चैप्टर मतलब गागर में सागर समाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। या साहित्य प्रकारांशी मैत्री केली तर मनोरंजनाबरोबरच आपले ज्ञानही वाढेल, असा संदेश दिलेला आहे। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो लिटरेचर के अलग अलग टाइप होते हैं, अगर आपको उनको पढ़ना आ गया, तो आपका मनोरंजन तो होगा ही। जैसे कि आजकल के जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गेम खेलने में बहुत मजा आता है ना। लेकिन अगर आप गेम खेलने की बजाय स्टोरीज बुक, ड्रामास, पोयम, अगर इनके बुक पढ़ने लगोगे, तो आपकी जिंदगी डेवलप होने में मदद होगी। मुझे पता नहीं कि गेम खेलने से आपका कुछ डेवलप होता है या नहीं, लेकिन किताबें पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोच का तरीका, आपका नजरिया, ये हर एक चीज डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने गेम खेलने के बजाय किताबें पढ़ना प्रेफर करना चाहिए। चलो, क्योंकि उनसे हमें नॉलेज भी मिलता है, हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। आगे देखते हैं। नाट्य स्वरूपातील हा पाठ साहित्यातील विविध कलाकृतींचा परिचय करून देणारा आहे। देखो, यहाँ पर एक अलग टाइप की चीज का इस्तेमाल किया गया है। मतलब हमें यहाँ पे ड्रामा के द्वारा ये सब कुछ समझाया गया है कि स्टोरीज कैसी होती है, ड्रामा कैसे होते हैं, नॉवेल्स कैसे होते हैं, पोएम्स कैसी होती है। ये सब कुछ जो है, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ड्रामा के द्वारा दिखाया गया है। चलो, तो फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया गया है। देखो क्या है वो इंसिडेंट, एक बार देख लेते हैं। देखो फिर, सुश्रुतच्या वर्गाची सहल
भिल्लार या पुस्तकांच्या गावाला नेण्याचे ठरले। देखो, यहाँ पे सुश्रुत नाम का एक लड़का है और उसके जो स्कूल की ट्रिप है, वो स्कूल की ट्रिप भिलार नाम का एक गांव है महाराष्ट्र में। उनके टीचर ने डिसाइड किया कि अपने स्कूल की ट्रिप उस भिलार गांव में लेने वाले, मतलब जाने वाले हैं ट्रिप लेकर। आगे देखते हैं। वर्गात सूचना आली। दुसऱ्या दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। त्याबाबत एक फिल्म देखील दाखवली। सुश्रुतला ती खूप आवडले. घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झोपला। देखो, मतलब ये जो सुश्रुत नाम का लड़का है, उसकी स्कूल की ट्रिप भिलार गांव को जाने वाली थी और ऐसी उनको सूचना मिलती है। और बाद में दूसरे दिन टीचर आते हैं और भिलार गांव के बारे में उनको जानकारी बताते हैं, उनको एक फिल्म दिखाते हैं। तो ये सब कुछ देखकर सुश्रुत को वो सब कुछ बहुत पसंद आता है और वो उसी सोच में घर आता है और घर आके सो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। काही वेळाने त्याला जाणवले की काही पुस्तके मुला-मुलींचा वेश करून हातात हात घालून आनंदाने गाणी गात आहेत, नाचत आहेत। एवढंच नाही तर त्याला उठवतही आहेत। देखो, जब वो सो गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ किताबें उसके मतलब आ गई है और उन किताबों ने लड़कों और लड़कियों का जो कॉस्ट्यूम होता है वो उन्होंने पहना है और वो एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुश्रुत को वो सब जगा रहे हैं। देखो, आगे देखते हैं क्या होता है। सुश्रुत झोपेतच म्हणाला, "कोण रे तुम्ही? इथे काय करत आहात?" देखो, अब सुश्रुत तो नींद में है, लेकिन फिर भी ये किताब भी तो उसकी नींद में ही आती है। तब सुश्रुत कहता है, "कौन हो आप और यहाँ पे क्या कर रहे हो?" अब आगे देखते हैं। पुस्तकांच्या वेशातील मुले सुश्रुतला म्हणाली, "अरे, आम्ही सर्व तुला भेटायला आलो आहोत. आम्हाला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे." देखो, वो जो किताबें हैं, वो सुश्रुत को कहती है कि हम सब तुमको मिलने के लिए आए हैं और हमको आपसे दोस्ती करनी है। तो ऐसा एक इंसिडेंट यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये जो अब हम है ना, सपने में चले गए किसके? सुश्रुत के। जैसे कि आपने अगर कोई फिल्म देखी होगी कि कोई अपनी हकीकत जो है, अपनी आप बीती जो है, अपनी हिस्ट्री जो है, वो किसी को बताता है और वैसे ही वो जो फ़िल्म जो है, वो मतलब पीछे चली जाती है ना? तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है। अब हम जा पहुँचे हैं कहाँ पे? सुश्रुत के सपने में। तो ये सब जो इंसिडेंट है, अब वो सुश्रुत के सपने में हो रहा है। देखो, अब सुश्रुत क्या कहता है? क्या कहता है सुश्रुत? तुम्ही सगळे कोण आहात? सुश्रुत कहता है, आप कौन हो? है ना? तब कथा मतलब स्टोरी उसको क्या कहती है? देखो स्टोरी, अरे घाबरतोस काय? हे सगळे आपलेच मित्र आहेत. सगळ्यांशी चांगली मैत्री होईल तुझी. माझी ओळख तर तुला लहानपणापासूनच आहे. अरे, मी आहे कथा, गोष्ट, हे माझं दुसरं नाव. देखो, अब स्टोरी उसको बोलने लगती है, सुश्रुत को कहती है, अरे सुश्रुत, तुम डर गए क्या? अरे बाबा, हम सब लोग तुम्हारे दोस्त हैं और हम सब लोगों को तुमसे दोस्ती करनी है। और हाँ, मुझे तो तुम बचपन से पहचानते ही होगे। मेरा नाम है कथा और मेरा दूसरा नाम है गोस्ट। ओके, चलो। तो स्टोरी उसको ऐसा कहती है। अब सुश्रुत क्या कहता है? देखो सुश्रुत, आपली ओळख कशी काय? सुश्रुत कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कैसे पहचान सकते हैं, है ना? तब कथा कहती है उसको, मतलब स्टोरी, आईच्या आजीच्या तोंडून इसाप नीती, पंचतंत्र, अकबर बिरबर अशा गोष्टी ऐकत ऐकत तुम्हाला मला वाचायची सवय लागते ना। देखो, तो स्टोरी क्या कहती है? ऐसा क्यों कह रहे हो सुश्रुत? अरे बाबा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, इसके मुंह से तूने कभी हिसाब नीति, कभी पंचतंत्र, कभी अकबर बिरबल, इनकी स्टोरी तो तुमने सुनी ही होगी और इसी वजह से तुमको मेरी सुनने की पढ़ने की आदत लग जाती है ना? चलो, कथा ऐसी कहती है। अब सुश्रुत क्या कहता है? देखो, हो, आत्ता आठवलं. आजी मला नेहमी कोल्हा, उंदीर,
ससा, कासव यांच्या गोष्टी सांगायची. तो सुरसुत कहते हैं, हाँ अब याद आया, मेरी दादी मुझे कभी मतलब कोल्हे की, कभी उंदीर की, कभी ससा, कभी कासव, इन सब की स्टोरीज बताती थी, है ना। नाम समझ करो, मैं मराठी ही नाम ले रहा हूँ, है ना। आशा है कि आप उसको समझ लेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब कथा क्या कहती है। बरं का सुश्रुत, आकर्षक सुरुवात आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य आहेत. देखो, स्टोरी क्या कहती है, स्टोरी की खासियत बताती है कि मेरी खासियत क्या होती है, अट्रैक्टिव स्टार्टिंग और इफेक्टिव एंडिंग, ये मेरी खासियत है। देखो, फिर एक बार बताता हूँ कि कथा क्या कहती है कि अट्रैक्टिव स्टार्टिंग और इफेक्टिव एंडिंग ये मेरी खासियत है। मराठी में बोले तो आकर्षक सुरुवात और परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य आहे। मुझे उम्मीद है कि आप उसको कभी नहीं भूलोगे। किसको? स्टोरी की जो खासियत है उसको। क्या है उसकी खासियत? अट्रैक्टिव स्टार्टिंग और इफेक्टिव एंडिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं। सुश्रुत क्या कहता है, देखो, तुझे काही प्रकार तुझे काही प्रकार असतात का? कारण आज मराठीच्या मॅडम म्हणाल्या आपण साहस कथा शिकूया. देखो, तो सुश्रुत कहता है, स्टोरी, क्या तुम्हारे कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? क्योंकि आज हमारी मराठी की मैडम कह रही थी कि आज हम साहस कथा पढ़ने वाले हैं, है ना। तब आगे देखते हैं कथा क्या कहती है। अगदी बरोबर, परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा हे माझेच अनेक उपप्रकार आहेत. तो स्टोरी क्या कहती है, एकदम बराबर, क्योंकि परिकथा, बोध कथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा, ये सब कुछ मेरे ही टाइप है ना। आगे देखते हैं। याशिवाय नाटक, मालिका, चित्रपट या सर्व ललित कलांचा पाया म्हणजे मी. देखो, यहाँ पे स्टोरी क्या कहती है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो मूवी हो, इन सब का जो फाउंडेशन है वो मैं ही हूँ। मतलब मेरे ऊपर ही ड्रामा लिखे जाते हैं, वेब सीरीज चलाई जाती है, मूवीज निकाली जाती है। तो मैं इन सब जो ऊपर की चीजें हैं, ड्रामा, सीरीज, फिर मूवी, इन सब का मैं बेस हूँ। चलो, तो आप समझ में आया कि मूवी, सीरीज, ड्रामा, इन सब का बेस क्या होती है, कथा होती है। चलो आगे देखते हैं। मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही. देखो, जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई मूवी है, समझो, अगर मूवी को इफेक्टिव होना है तो वो मूवी जिस स्टोरी के ऊपर डिपेंड है, वो स्टोरी इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी वो मूवी इफेक्टिव हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि बाहुबली मूवी है ना, एक नॉवेल्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो नॉवेल्स इफेक्टिव थी, इसलिए बाहुबली मूवी इफेक्टिव हो गई, है ना। तो मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृती उत्तम होऊ शकत नाही, असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आगे देखते हैं। एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत जाते, रंगत जाते, किंबहुना उत्तम निवेदन तंत्राचा वापर हेच माझ्या यशाचं रहस्य आहे. देखो, यहाँ पे कथा क्या कहती है, सिर्फ मेरे अच्छे होने से कुछ फर्क नहीं गिरता, मुझे जो बताने वाला है वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल भी उतनी ही इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी मैं इफेक्टिव लगती हूँ। मतलब अच्छा नरेशन ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे इफेक्टिवनेस के लिए। देखो, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा गीत है, लेकिन उस गीत को गाने वाला गायक, सिंगर, उसकी आवाज अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या वो गीत सुनना हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो गीत तभी अच्छा लगेगा जब उसका सिंगर अच्छा होगा। सिर्फ गीत अच्छा होने से नहीं चलता, गीत, संगीत और सिंगर, ये तीनों भी जब अच्छे होते हैं, इनके मिलाप से एक अच्छा गीत तैयार होता है। वैसे ही स्टोरी का है, स्टोरी तो अच्छी होनी जरूरी भी है, लेकिन स्टोरी बताने वाला भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। देखो, अब सुश्रुत क्या कहते हैं,
तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकाची नावं मला सांग. सुश्रुत कहता है अच्छा है, तो फिर मुझे बताओ कि मराठी में ऐसे कौन से पॉपुलर राइटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो मुझे उन राइटर के तुम नाम बताओ. तो देखो, यहाँ पे वो कथा जो है वो पॉपुलर मराठी स्टोरी राइटर के नाम बताती है. तो यहाँ पे जो नाम बताए गए हैं, अगर आपको कभी इनकी किताबें पढ़ने को मिली तो जरूर पढ़ लेना. ये बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर है. देखो, कथा क्या कहती है. योगो जोशी, वि स खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगुळकर, वपू काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द.मा. मिरासदार यासारख्या अनेक नामवंत लेखकांनी आपल्या उत्तमोत्तम कथांनी मराठी वाचकांना तृप्त केलं आहे. देखो, वो स्टोरी क्या बताती है कि योगो जोशी, वि स खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगुळकर, वपू काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द.मा. मिरासदार ये पॉपुलर मराठी स्टोरी राइटर है और इनकी स्टोरियाँ मतलब मराठी लोगों ने बहुत पसंद की है. तो नाम मत भूलना मराठी स्टोरी राइटर के, जो कि ऊपर दिए गए हैं. अब आगे देखते हैं सुश्रुत क्या कहता है. देखो, सुश्रुत कहता है किती सुंदर. आता ही ताई कौन बरं. बहुत खूब. लेकिन अब ये दूसरी दीदी कौन दिखाई दे रही है, ऐसा सुश्रुत कहता है. अब आगे देखते हैं कादम्बरी. अब किसकी बारी है. कादम्बरी की. तो देखो, कादंबरी क्या कहती है. अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात. मतलब अब नॉवेल्स की बारी होगी. पहले देखा हमने स्टोरी, मतलब स्टोरी की खासियत क्या होती है, पॉपुलर मराठी स्टोरी राइटर कौन है, ये सब हमने देखा. अब है नॉवेल्स की बारी. तो नॉवेल्स क्या कहती है. देखो, अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात, त्यांचा परस्पर संबंध असतो. विविध घटना प्रसंगातून माझे कथानक हळूहळू उलगडत जाते. देखो, अब नॉवेल्स उसकी खासियत क्या बताती है. अगर मेरी बात कहूँ तो मुझ में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और उस हर कैरेक्टर का एक दूसरे से रिलेशन होता है और मुझ में बहुत सारे इंसिडेंट भी होते हैं और हर एक इंसिडेंट से मतलब मैं धीरे धीरे डेवलप होती जाती हूँ. आगे देखो, वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीची वाटू लागतात. ती आपल्यातीलच भासू लागतात. मतलब नॉवेल्स कहती कि जैसे जैसे तुम नॉवेल्स पढ़ते जाते हो वैसे वैसे मेरे जो कैरेक्टर है वो आपके फैमिलियर हो जाते हैं और कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर आप में से ही कोई तो है. आगे देखो, अनेक अनअपेक्षित वळण घेत घेत मी वाचकांची उत्कंठा वाढवते. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आते जाते हैं, है ना. और इससे मतलब जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना. तो ऐसा सिलसिला लगातार चलता रहता है. किसमें. नॉवेल्स में. आता या कथानकात पुढे काय होईल याचा विचार करत वाचक माझ्यात गुंतून जातो व रममाण होतो. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा सोचते सोचते जो रीडर होता है वो मुझ में इन्वॉल्व होता जाता है और उसको मजा आने लगता है पढ़ने में. क्या पढ़ने में. नॉवेल्स, है ना. क्योंकि सस्पेंस बना रहता है अच्छी नॉवेल्स में लास्ट तक. आगे, जो कि मूवी में भी बना होता है सस्पेंस. आगे देखो, सुश्रुत क्या कहता है. खरंच तुझा आवाका खूपच मोठा आहे. सुश्रुत कहता है सच में तुम्हारा जो स्पेस है ना वो बहुत बड़ा होता है. किसका. नॉवेल्स का. अब आगे देखो, अब कादंबरी यानी नॉवेल्स क्या कहती है. देखो, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार वि स खांडेकर यांच्या ययाती या कादंबरीला मिळाला तेव्हा मराठी माणसांचा ऊर अभिमानानं भरून आला. देखो, मतलब नॉवेल्स उसको क्या कहती है. सुश्रुत, क्या तुम जानते हो कि लिटरेचर के फील्ड का सबसे बड़ा जो ज्ञानपीठ
पुरस्कार रहता है, और जब वीस खांडेकर जी को मिला उनकी ययाति इस नॉवेल को, तब सभी जो मराठी आदमी है उनको बहुत गर्व महसूस हुआ कि चलो, कि साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अपने किसी तो नॉवेल्स को मिल गया। तो किसको मिला था वो? ययाति इस नॉवेल्स को। तो वो सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आगे देखते हैं। इतक्यात कविता सुश्रुतच्या खांद्याला धरून विचारते। चलो, ये सब नॉवेल्स को बता रही थी, लेकिन इतने में कविता आती है। कविता यानी पोयम। और वो सुश्रुत के कंधे को मतलब टच करके उसको पूछती है। क्या पूछती है? देखो, कविता यानी पोयम। कविता कहती है, सुश्रुत, ओळखलंस मला? अरे मी आहे कविता. आपली तर फार पूर्वीपासून चांगलीच ओळख आहे, नाही का? तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता तुम्ही तालासुरात म्हणता. देखो कविता क्या कहती है, सुश्रुत, मुझे पहचाना? अरे, मेरा नाम है कविता, और हम तो एक दूसरे से बहुत बचपन से जानते हैं, है ना? और बचपन में तुम्हारे जो किताबें थी, तो उन किताबों की जो कविताएं थी वो तो तुम बहुत अच्छे से गाते थे, है ना? चलो, अब सुश्रुत क्या कहता है, देखो। हो ताई, मला आठवतंय. ही आवडते मज मनापासून शाळा, आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी ह्या माझ्या आवडत्या कविता. देखो, तो सुश्रुत कहते हैं, हाँ मुझे याद आया कि ही आवडते मज मनापासून शाळा, ये, और श्रावण मासी हर्ष मानसी, ये मेरी बहुत ही मतलब इन ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, है ना? ऐसा सुश्रुत कहता है। अब कविता क्या कहती है, देखो। कविता कहती है, छान ह सुश्रुत, माझं रूप छोटंसं, आटोपशीर, मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझं वैशिष्ट्य आहे. देखो, पोयम क्या कहती है, बहुत खूब सुश्रुत, क्या तुम जानते हो मेरी खासियत क्या होती है? मेरी खासियत होती है, मैं बहुत ही छोटी होती हूँ, है ना? और कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग एक्सप्रेस करना, ये मेरी खासियत है. और तो और यमक, अनुप्रास अशा शब्द अलंकारांनी माझं बाह्यरूप आणि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक यासारख्या अर्थ अलंकारांनी माझं अंतरंग सजवून कवी मला अधिक आशय गर्भ करतात. देखो, यहाँ पे पोएम उसकी खासियत क्या बताती है कि मैं छोटी होती हूँ, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग बताना ये मेरी खासियत है. और इतना ही नहीं, यमक, अनुप्रास, ये जो शब्द अलंकार होते हैं, इन शब्द अलंकारों से मेरा जो बाह्य रूप होता है उसको ग्लैमराइज किया जाता है ना? और उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये जो पर्सोनिफिक मतलब ये जो अलंकार होते हैं, इससे मेरा इंटरनल जो पार्ट रहता है उसको अच्छा किया जाता है. और इन सब का इस्तेमाल करके जो पोएट होता है वो मुझे मीनिंगफुल बनाता है. ऐसा यहाँ पे पोएम के बारे में बताया गया है. आगे देखते हैं. सुश्रुत क्या कहता है, देखो. मॅडम नेहमी सांगतात की कवितेची शब्दरचना अर्थपूर्ण आणि चपखल असते. कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो. हे बरोबर ना? देखो, सुश्रुत क्या कहता है कि हमारे मैडम हमें हमेशा बताती है कि मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना, ये मतलब एक अच्छे पोयम की खासियत होती है ना? और कल्पनांचा सुंदर आविष्कार मतलब एक इमेजिनरी, है ना, एक अच्छे से इमेजिनरी प्रेजेंटेशन पोएम में किया हुआ होता है ना? ऐसा सुश्रुत पोएम को पूछता है. तो पोएम क्या कहती है, देखो. कविता, कविता, अगदी बरोबर. आणखी काय माहित आहे सुश्रुत तुला? और पोएम कहती है, एकदम बराबर. और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? ऐसी कविता उसको पूछती है. तो सुश्रुत क्या कहता है, देखो. सुश्रुत कहता है, ताई, मला असं वाटतं की संगीतकारांनी स्वरराज चढवला की तुझं गाण्यात रूपांतर होतं. कारण तुला मी नेहमी पाठ्यपुस्तकात वाचतो, सीडी मध्ये आणि चित्रपटात ऐकतो सुद्धा. देखो,
मतलब कविता का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक गीत में कैसे होता है, यहाँ पे वो बताया गया है। सुश्रुत क्या कहता है, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मतलब संगीतकार होते हैं, उन्होंने अगर पोयम को संगीत दिया तो पोयम का जो रूपांतर है वो गीत में हो जाता है। क्योंकि मैंने तुमको यानी पोयम को मैंने तुमको बुक में पढ़ा है और सीडी में सुना है और मूवी में मैंने देखा भी है। तो तुम ही हो जो जब मैं तुमको पढ़ता हूँ तो तुम पोयम रहती हो, जब तुमको म्यूजिक दिया जाता है तब तुम्हारा गीत बन जाता है और उसी गीत को मैं सीडी में सुनता हूँ और मूवी में देखता भी हूँ। ऐसा सुश्रुत कहता है कविता को। कविता क्या कहती है देखो। कविता, छान निरीक्षण आहे हं तुझं. बरं, मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? कविता कहती है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो बहुत खूब है। और हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में मराठी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अब सुश्रुत क्या कहता है, हो करतात ना. सुश्रुत कहता है, हाँ, हमारे स्कूल में तो मराठी दिन सेलिब्रेट करते हैं. अब कविता क्या कहती है देखो, कोणत्या तारखेला करतात? कविता कहती है, तो कौन सी तारीख को मराठी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सुश्रुत कहता है, 27 फेब्रुवारीला. सुश्रुत कहता है कि 27 फरवरी को मराठी दिन सेलिब्रेट करते हैं. तो कविता कहती है, अगदी बरोबर. तो कोणाचा जन्मदिवस आहे माहिती आहे तुला? कविता कहती है, एकदम बराबर. क्या आप जानते हो कि 27 फरवरी किसका बर्थडे है या किसका जन्मदिन है, जानते हो? तब सुश्रुत कहता है, नहीं ग. सुश्रुत कहता है, मैं नहीं जानता कि 27 फरवरी किसका बर्थडे होता है. अब कविता कहती है देखो. कविता, नटसम्राट नाटकाचे लेखक विवा शिरवाडकर म्हणजेच कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा तो जन्मदिवस आहे. त्यांच्या विशाखा या काव्यसंग्रहाला मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे. देखो, मतलब मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने नट सम्राट नाम की मूवी देखी है, जिसमें नाना पाटेकर जी का बहुत ही मतलब अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है. अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके एक बार थोड़ा सा देख लेना. नट सम्राट नाना पाटेकर की मूवी है वो. तो चलो, यहाँ पे कविता बताती है, नट सम्राट नाटकाचे लेखक विवा शिरवाडकर यानी कविवर्य कुसुमाग्रज, इनका वो बर्थडे है और उनकी जो विशाखा नाम का जो उनका काव्य संग्रह है, उस विशाखा नाम के काव्य संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है. अब सुश्रुत कहता है, खरंच? अच्छा, ठीक है. तो कविता क्या कहती है देखो. अब अब यहाँ पे कविता कुछ पॉपुलर मराठी पोएम राइटर के मतलब जिन्होंने जिनकी पोएम्स बहुत ही मराठी में पॉपुलर रही है, ऐसे कुछ पॉपुलर पोएट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. कौन कौन है देखो. कविता कहती है, कुसुमाग्रजांबरोबरच केशवसूत, बालकवी बाभ बोरकर, बासी मर्ढेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले आहे. देखो, मतलब यहाँ पे कविता क्या कहती है कि कुसुमाग्रज तो पॉपुलर पोएट है ही, लेकिन उनके साथ साथ केशव सूत, बाल कवि, बाभ बोरकर, बासी मर्ढेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले आहे. तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर मराठी पोएट के नाम दिए गए हैं, इनको याद रखना है ना. अगर कभी हो सके तो इनकी पोएम भी पढ़ लेना. आगे देखो. संत काव्यापासून ते पंत काव्यापर्यंत आणि मध्ययुगीन काव्य, शाहिरी काव्य अशी वर्णे घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे. देखो, कविता कहती कि मेरी हिस्ट्री बहुत पुरानी है. अगर हिस्ट्री में चले जाओगे तो मेरी शुरुआत संतों से होती है. संतों के बाद पहले संत काव्य, फिर पंत काव्य, फिर मध्ययुगीन काव्य, फिर शाहिरी काव्य, ऐसे टर्न लेते हुए आज के ज़माने में मैंने एक मुक्त रूप धारण किया है. संत काव्य यानी अभंग, पंत काव्य यानी पंडिती काव्य है ना, जो कि पंडित लोग लिखा करते थे.
मोरोपंत वगैरह वगैरह। और मध्ययुगीन काव्य मतलब संतों के बाद पंत आए, पंतों के बाद मध्ययुगीन काव्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो भी पोवाड़े वगैरह लिखे जाते थे उसको कहते हैं मध्ययुगीन काव्य। और शाहिरी काव्य यानी वही पोवाड़ा, लाइन, लावनी, ये सब कुछ शाहिरी काव्य में आता है। और आज के दौर में तो कविता मानो मतलब मुक्त हो गई है। उसमें कुछ वैसा वो जो राइमिंग वर्ड्स वैसा कुछ नहीं रहता है। जो भी मन में आए उसको थोड़ा सा अलग टाइप में बता दो, हो गई पोयम, है ना। उसको कहते हैं मुक्त, यानी जिसको कोई भी बंधन नहीं होता है। फिर भी वो भी सुनने में अच्छा लगता है, कि ऐसा नहीं कि मुक्त रूप मतलब कुछ भी लिख दो, है ना। तो उसमें भी एक सीक्वेंस रहता है मुक्त छंद के, इसमें भी। हाँ, चलो। अब अब है नाटक की बारी। अब ड्रामा क्या कहता है देखते हैं। देखो नाटक क्या कहता है। होय सुश्रुत, ओळखलंस मला? ड्रामा कहता है, सुश्रुत क्या तुमने मुझे पहचाना? अब सुश्रुत कहता है, तू कौन आहेस रे? मतलब सुश्रुत कहता है कि आप कौन हो बाबा, है ना। तब नाटक मतलब ड्रामा कहता है, माझ्याकडे बघ म्हणजे तुला कळेल। ड्रामा कहते हैं कि अरे बाबा मेरी तरफ देख तो सही, बाद में तुझे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तब सुश्रुत कहता है, अरे नाटक दादा तू, अच्छा तो आप हो ड्रामा, ठीक है चलो। अब नाटक मतलब ड्रामा क्या कहता है देखो। हम्म अब उसकी वो खासियत बताता है। ड्रामे की खासियत क्या होती है देखो। हाँ, पात्र रचना यानी कैरेक्टर फाउंडेशन, है ना। पात्र रचना, चुरचुरीत संवाद, नाट्यमय घटना प्रसंग, यामुळे मी मराठी माणसांच्या हृदयात अढळ स्थान प्राप्त करतो। मतलब मेरे कैरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, मेरे इंसिडेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हर एक मराठी आदमी के मन में मैंने अपनी एक खास जगह बनाई है। तुला माहित आहे, माझं रंगमंचावर सादरीकरण होणार आहे याचं भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतो। वाचनीय आणि प्रेक्षणीय व्हावं अशी त्याची अपेक्षा असते। तो ड्रामा कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ अ, एक प्लेस पर होने वाला है, मतलब एक लिमिटेड जगह पे ही मेरा पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है। ये ख्याल में रखकर ही मुझे लिखा जाता है। यानी समझो कोई ड्रामा है, तो उस ड्रामे में आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हाथी, घोड़े मतलब ड्रामे में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो रंगमंच होता है, क्या उस पर हाथी घोड़े हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो किसी भी ड्रामे में हमें वो चीजें नहीं दिखाई दी जाती जो कि एक मूवी में होती है ना। मतलब एक लिमिटेड स्पेस में बहुत कुछ प्रेजेंट करना होता है, तो ऐसी चीजें जो कि रंगमंच पर लाना मुश्किल होता है, उसका इस्तेमाल ड्रामे में नहीं किया जाता। जैसे हाथी घोड़े, इनको हम रंगमंच पर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो ये चीजें हमें नाटक में नहीं देखने को मिलती, कि जिनको रंगमंच पर लाना मुश्किल होगा। क्या किसी ड्रामे में हमें तोपे वगैरह दिखाई जा सकती है क्या, है ना? नहीं दिखाई जा सकती। मतलब उसका पोस्टर दिखाया जा सकता है, लेकिन तोप, हाथी, घोड़े, इसका इस्तेमाल ड्रामे में नहीं किया जाता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है उस लिमिटेड स्पेस में। चलो आगे देखते हैं। सुश्रुत क्या कहता है, मी कालच एक धमाल बालनाट्य बघितलं, त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होतं, असं बाबा म्हणाले। सुश्रुत कहता है, मैंने कल ही एक बाल नाटिका देख ली और पापा कह रहे थे कि उसका जो डायरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। अब नाटक कहता है, वाह छान, अरे दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंददायी अनुभव असतो। मतलब एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले हो या ड्रामा हो, इसका डायरेक्शन करना ये बहुत ही मतलब हैप्पी एक्सपीरियंस होता है। आगे देखो, मराठी भाषेत अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर मराठी ड्रामेटिस्ट के नाम दिए गए हैं। देखो, मराठी भाषेत गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेलकर, प्र.के. अत्रे अशा दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपणे हाताळलं आहे। मतलब यहाँ पे कुछ पॉपुलर ड्रामेटिस्ट के नाम दिए गए हैं। कौन कौन है एक बार फिर देखते हैं। गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी,
पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेटकर, प्र.के. अत्रे अशा दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपणे हाताळलं आहे. देखो इतने सारे मराठी के पॉपुलर ड्रामेटिस्ट है. चलो आगे देखते हैं. अब बारी है चरित्र की. चरित्र यानी बायोग्राफीज, है ना. क्या कहता है चरित्र उसको? हे सुश्रुत, इकडे बघ, है ना. तब वो कहता है, अरे मेरी तरफ देखो तो सही, ऐसा चरित्र कहता है. अब सुश्रुत क्या कहता है? देखो, कौन बोलवते मला? अरे मुझे कौन बुला रहा है? तब चरित्र यानी बायोग्राफी क्या कहती है? देखो, अरे मी चरित्र, मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीचा लेखकावर प्रभाव पाडतो आणि त्याच्या आयुष्याची गाथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते आणि त्यातून मी जन्माला येतो. देखो, मतलब किसी बायोग्राफी का बर्थ, जन्म कैसे होता है यहाँ पे बताया गया है. क्या कहता है वो? अरे मैं कैसे पैदा होता हूँ पता है? कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, उस बड़े आदमी का इफेक्ट किसी राइटर के ऊपर पड़ता है और वो राइटर उस बड़े आदमी के ऊपर लिखने की प्रेरणा उस राइटर को मिलती है और इस प्रोसीजर से मेरा जन्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम नाम का एक कैरेक्टर था. उस कैरेक्टर का जो प्रभाव है वो वाल्मीकि पर पड़ जाता है और वाल्मीकि जी राम के ऊपर की रामायण लिखते हैं, है ना. कृष्ण नाम का एक बहुत बड़ा राजा रहता है. उस राजा का इफेक्ट, प्रभाव महर्षि व्यास नाम के एक राइटर के ऊपर पड़ता है और महर्षि व्यास श्री कृष्ण के ऊपर उसका चरित्र लिखते हैं, है ना. तब इस तरह से मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का भी प्रभाव एक उनके जमाने के राइटर पर पड़ जाता है और वो राइटर शिव भारत नाम का उनका एक चरित्र लिखता है. आपको भी पता होगा शायद कि शिवाजी महाराज का चरित्र जो सबसे पहले लिखा गया है उसका नाम है शिव भारत, है ना. जैसे श्री कृष्ण के चरित्र का नाम है महाभारत, वैसे शिवाजी महाराज के चरित्र का नाम है शिव भारत, जो कि उन्हीं के जमाने के एक आदमी ने लिखा था, उनसे इंस्पायर होकर, है ना. चलो आगे देखते हैं. सुश्रुत क्या कहता है? देखो, मॅडम नेहमी म्हणतात की थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात म्हणून. सुश्रुत कहता है कि हमारी मैडम हमेशा कहती है जो बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं उनके जो बायोग्राफीज रहती है, उनकी बायोग्राफी आम लोगों को हमेशा ही इंस्पायर करती रहती है. अब चरित्र क्या कहता है? देखो, चरित्र कहता है, अगदी बरोबर, कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, कर्तृत्ववान आणि संधीचे स्वर्ण संधीत रूपांतर करणारा. देखो, चरित्र कहता है कि सही कहा आपकी मैडम ने, क्योंकि मैं कैसा रहता हूँ, मुझ में संघर्ष होता है, कर्तृत्व रहता है और मैं खास तौर पर उन्हीं आदमियों का रहता हूँ जिन आदमियों ने मतलब संधीचे रूपांतर सुवर्ण संधीत केले, अशाच माणसांचं चरित्र लिहिलं जातं, है ना. तब मुझ में सब कुछ रहता है, जो एक फिल्म में होता है वो सब कुछ मुझ में रहता है, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं. किसको? चरित्र को. म्हणूनच सामान्य लोकांची मतं माझ्या सहवासात बदलतात. इसीलिए जब भी कोई आम आदमी चरित्र पढ़ता है तो उसका मन और उसका मत बदल जाता है. अब कुछ यहाँ पे पॉपुलर चरित्र लेखक के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बाबा साहब पुरंदरे, जिन्होंने पूरी जिंदगी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को लिखने में, उसको प्रेजेंट करने में बिताई है. उनका नाम है बाबा साहब पुरंदरे. उसके आगे है धनंजय गाडगीळ, इन्होंने भी चरित्र लिखा है. भादक खेर, इन्होंने भी चरित्र लिखे हैं. रणजीत देसाई, इन्होंने भी चरित्र लिखे हैं. तो वो कहता है कि अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले आहे, है ना. आगे देखते हैं. सुश्रुत क्या कहता है? देखो, वाह, सर्व ताई दादानी मला किती छान माहिती दिली. आता हा कोणता दादा बरं? सुश्रुत कहता है कि कितनी अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने मुझे, लेकिन हाँ, अब ये कौन है भाई, है ना. तब अब बारी है आत्मचरित्र की. आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी, है ना. आत्मचरित्र क्या कहता है? देखो, मी आत्मचरित्र, चरित्राच्या कुटुंबातील एक. चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचं लेखन केलेलं वर्णन. तर मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेलं वर्णन. देखो,
तब आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी आती है और वो क्या कहती है कि देखो, चरित्र में और मुझ में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी होती लेकिन चरित्र मतलब किसी दूसरे ने लिखा हुआ होता है ना। चरित्र किसी ने लिखा होता है, किसी दूसरे ने। लेकिन आत्मचरित्र यानी खुद उसी व्यक्ति ने खुद के बारे में तटस्थ यानी अ, मतलब जो हुआ है जैसा का वैसा किया गया वर्णन, उसको कहते हैं आत्मचरित्र। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम खुद के बारे में जब बताते हैं तो सिर्फ हमारी अच्छी बातें बताते हैं, हम हमारी बुरी बातें नहीं बताते। लेकिन भारत में एक ऐसा भी आदमी हुआ जिसने खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है वो इतनी सच्ची लिखी कि कहा जाता है कि शायद ही भारत के इतिहास में उतनी सच्ची बायोग्राफी किसी और ने लिखी हो। तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। देखो, महात्मा गांधी जी ने उनकी जिंदगी में उन्होंने जो भी अच्छा किया बुरा किया सब कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है और उसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यानी हिंदी में बोले तो, मराठी में बोले तो माझे सत्याचे प्रयोग। मतलब उन्होंने सच सच लिखा है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो वो भी लिखा, उन्होंने कुछ बुरा किया तो वो भी लिखा। तो कुछ इस तरह से है वो, तो उसे कहते हैं आत्मचरित्र। यानी भला बुरा सब कुछ उसमें लिखा जाता है, लेकिन बहुत कम आदमी है जो ऐसा लिख पाते हैं। यानी ऐसा शायद ही कोई होगा कि जो खुद की हुई बुरी चीजें दूसरों के सामने बताता होगा कि मैंने ये इतना बुरा किया, मैंने ऐसा फालतू किया, है ना। लेकिन एक सच्चा इंसान वो सब कुछ बताता है। लेकिन ये बात और है कि इस दुनिया में सच्चे इंसानों की बहुत कमी है। आगे देखते हैं। माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे आणि भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथन मी तटस्थपणे करतो। मतलब ऑटोबायोग्राफी की खासियत क्या होती है कि जो भी उस व्यक्ति की जिंदगी में अच्छी बुरी जो भी इंसिडेंट हुए हो, उन सब इंसिडेंट को जैसे के वैसा वहां पे प्रेजेंट किया जाता है ना। त्यातूनच मी साकारला जातो, तो उसी से मैं बनता हूँ। क्या बनता हूँ? ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑटोबायोग्राफी राइटर के नाम दिए गए कि जिनकी ऑटोबायोग्राफी हम लोगों ने पढ़नी चाहिए अगर वक्त मिला तो। आगे देखते हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सुनीता देशपांडे, माधवी देसाई, डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमरशेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड हे माझे गाजलेले लेखक आहेत। देखो, मतलब मराठी में जिन जिन लोगों की ऑटोबायोग्राफी बहुत पॉपुलर हुई है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि स्वतंत्रवीर सावरकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माझी जन्मठेप, है ना। तो और मल्लिका अमर शेख, शायद उनका एक किताब है, उनका नाम है मला उद्ध्वस्त व्हायचंय, है ना। तब बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर है ये। आगे देखते हैं। सुश्रुत क्या कहता है? अरे, सर्वात शेवटी कोणता दादा उभा आहे आणि तो माझ्याशी बोलणार नाही का? सुश्रुत कहता है कि अब सब तो हो गए, लेकिन वो अब कौन है भाई बाकी? क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? तब अब बारी है प्रवास वर्णन, है ना। प्रवास वर्णन की मतलब हम कभी कभी घूमने जाते हैं ना, वहां का जो वर्णन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रवास वर्णन। प्रवास वर्णन क्या कहते हैं देखो। का नाही बोलणार? जरूर बोलेन। अरे, मीच तुला घरी बसून दूर दूरच्या गावी देशी पोहोचवणार ना। प्रवास वर्णन क्या कहता है? अरे बाबा, मैं क्यों नहीं बात करूं तुमसे? मैं ही तो हूँ जो तुम्हें घर बैठे बिठाए पूरी दुनिया की सैर करा सकता हूँ। चलो, सुश्रुत क्या कहता है? म्हणजे आणि ते कसं काय? सुश्रुत कहता है ऐसा कैसे, है ना। मतलब मैं घर बैठे बिठाए पूरी दुनिया की सैर कैसे कर सकता हूँ? तो प्रवास वर्णन क्या कहता है देखो। प्रवास वर्णन, माझे तेच तर कार्य आहे. एखाद्या ठिकाणी प्रवास करून आल्याच्या नंतर प्रवासाची, प्रेक्षणीय ठिकाणांची रोचक, मुद्देसूद आणि जशीच्या तशी माहिती वाचकापर्यंत मी पोहोचवतो. ती माहिती रटाळ, कंटाळवाणी न होऊ देता रंजक पद्धतीनं मनोवेधक भाषेत मांडणं हे लेखकाचं कसब। देखो, मतलब वो कहता है यही तो मेरी खासियत है कि समझो आप कहीं पे गए और वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने देखी, है ना। तो जो भी आपने देखा उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिलसिलेवार और जैसा आपने देखा वैसी ही जानकारी मैं
मतलब जो भी रीडर होता है उस तक पहुंचाने का काम मैं करता हूँ. आगे देखो. ही माहिती रटाळ कंटाळवाणी न होऊ देता रंजक पद्धतीनं मनोवेधक भाषेत मांडणं हे लेखकाचं कसब. और ये जो जानकारी है जो भी आपने देखा उस चीज की, वो मतलब बोरिंग ना हो, है ना, वो इंटरेस्टिंग रहे, इसकी मतलब इसका जो ध्यान है उसका रायटर को रखना पड़ता है. अब आगे देखो. लेखक त्या ठिकाणच्या माहितीबरोबरच स्वतःचे अनुभव, भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्तिविशेष याचीही सुरेख मांडणी करतो. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं कि जो देखा वही लिखा जाता है. जो देखने के बाद हमारे मन में क्या ख्याल आए, क्या विचार आए, है ना, उसके बारे में हमारा रिएक्शन क्या था, वो सब कुछ लिखा जाता है. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई बहुत अच्छा गार्डन देखा, तो आप सिर्फ उस गार्डन का ही प्रेजेंटेशन नहीं करते हो. वो गार्डन देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया, वो सारे अपने ख्यालात भी उसमें लिखे जाते हैं. किसमें? प्रवास वर्णन में. अब आगे देखते हैं सुश्रुत क्या कहता है. देखो सुश्रुत क्या कहता है. म्हणजे ना तिकीट, ना व्हिसा, ना बस, ना विमान, मी कुठेही जाऊ शकतो. सर्व ठिकाणांना भेट द्यायला तुझ्या माध्यमातून. अब सुश्रुत कहता है कि मुझे ना टिकट की जरूरत, ना वीजा की जरूरत, ना बस की जरूरत, ना एरोप्लेन की जरूरत. मतलब तुम्हारे द्वारा मैं कहाँ भी जा सकता हूँ, है ना. चलो, सुश्रुत ने भी बहुत अच्छी बात कही. चलो प्रवास वर्णन क्या कहता है देखो. प्रवास वर्णन कहता है अगदी बरोबर आणि हेच माझं वैशिष्ट्य आहे. सही कहा और यही मेरी खासियत है. अब देखो यहाँ पे कुछ पॉपुलर मतलब जिन्होंने अच्छे अच्छे प्रवास वर्णन लिखे हैं उनके नाम दिए गए हैं. म्हणूनच मला गंगाधर गाडगीळ, राभी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभु अशा मोठमोठ्या लेखकांनी आपलंसं करून प्रसिद्ध केलं. मतलब मराठी में जिन्होंने भी प्रवास किया है बहुत अच्छा और उसका वर्णन किया है तो वो कौन कौन है. गंगाधर गाडगीळ, राभी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभु, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रवास वर्णन किया है. देखो पु ल देशपांडे जी के दो प्रवास वर्णन है. एक का नाम है जावे त्यांच्या देशा और दूसरे का नाम है अपूर्वाई. ये बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए प्रवास वर्णन है. अगर आपको कभी वक्त मिला तो जावे त्यांच्या देशा आणि अपूर्वाई ही प्रवास वर्णन वाचायला विसरू नका, है ना. चलो आगे देखते हैं सुश्रुत क्या कहता है. किती छान आहात तुम्ही सगळेजण. तुमच्याशी मैत्री करायला खूप आवडेल मला. तुमच्यासारख्या निस्वार्थी मित्रांमुळे माझं मनोरंजनही होईल, ज्ञानही वाढेल आणि त्यामुळे माझं लेखनही सुधारेल. सुश्रुत कहता है कितने अच्छे हो आप सारे लोग और आप लोगों से दोस्ती करना मुझे बहुत पसंद आया, है ना. और आपके वजह से ही मेरा मनोरंजन भी होगा, मेरी नॉलेज में मतलब बढ़ोतरी भी होगी और मेरा जो लिखने का प्रेजेंटेशन भी है उसमें भी मदद होगी, मेरी लैंग्वेज डेवलप होगी, है ना. मतलब मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, ऐसा सुश्रुत कहता है. अब सगळे मतलब सभी जो आए थे उसके सपने में वो क्या कहते देखो. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आम्ही तुला कधी सोडून जाणार नाही. और वो सभी लोग कहते हैं मतलब ड्रामा, स्टोरीज, नॉवेल्स, है ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वो सब क्या कहते हैं. और हाँ, और एक बात, हम सब लोग तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे. और पुस्तकें यानी सब लोग गाने लगते. क्या गाने लगते देखो. साहित्याचे रंग विविध हे भुलविती साऱ्या रसिक जना. साहित्याचे रंग विविध हे भुलविती साऱ्या रसिक जना. इंद्रधनुते सप्तरंगी जसे सुशोभित करती गगना. धन्य आमुची माय मराठी, धन्य साहित्य संपदा. वाचू आनंदे, लिहू नेमाने, वाङ्मय रसात नाहू सदा. मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं वो सब लोग कि हम मतलब अलग अलग टाइप के हैं. हम वैसे हैं जैसे आसमान में कोई इंद्रधनुष रहता है, उसमें जैसे 7 रंग रहते हैं, वैसे ही हम लिटरेचर के 7 रंगों जैसे हैं. और ये जो मराठी हम सब लोगों की माँ है, हम उसको दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी करेंगे, उसकी हम सेवा करेंगे और हम सब उस मराठी जनों को जो भी हमें पढ़ेगा उसको हम हैप्पीनेस देंगे और उसको हम खुश रखने की मतलब कोशिश करेंगे. ऐसा ये सब किताबें कहते हैं. देखो बच्चों, अगर आप लगातार यहाँ तक आए हो, अगर आपने मेरा पूरा चैप्टर सुना है
तो आपका कंसंट्रेशन वाकई लाजवाब है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर मतलब सुनना कोई आसान बात नहीं है। अगर सच मानो, अगर आप एक ही बार में यहाँ तक आए हो, तो समझ लेना कि आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, क्योंकि बड़ा इंसान वही बन सकता है जिसमें पेशेंस होता है, जिसमें कंसंट्रेशन होता है, जिसमें डेडिकेशन होता है। और आप अगर यहाँ तक आए हो, मतलब वो सब चीजें आप में कूट कूट कर भरी है। आप में पेशेंस है, आप में कंसंट्रेशन है, आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्कर हो, और इन सब चीजें अगर आप में है, तो आपको बड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, तो आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओके, ठीक है फिर।